हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारतीय संविधान के एक विशेष टॉपिक राज्य की कार्यपालिका के विषय में अध्ययन करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला यहाँ पे हम तथ्यात्मक रूप से कुछ तथ्य लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला तथ्य है, संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाग 6 को, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत भारतीय संविधान में समाहित किए गए हैं। अगला तथ्य है, संघ शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये भाग 8 में दिया गया है और अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत इसको व्यवस्थित किया गया है भारतीय संविधान में। अगला फैक्ट है, भारत के किस राज्य पर संविधान के भाग 6 का प्रावधान लागू नहीं होता है? जम्मू कश्मीर राज्य पर इसका प्रावधान नहीं लागू होता है, किंतु वर्तमान स्थिति में अब ये लागू होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया था? तो ये अनुच्छेद 370 के तहत, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 371 में दिया गया है। अगला तथ्य है, सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 371 चा के तहत व्यवस्थित किया गया है। अगला तथ्य है, राज्य कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यों में राज्यपाल इसका संवैधानिक प्रमुख या कार्यकारी अध्यक्ष होता है। अगला फैक्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। अगला फैक्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 153 में परंतु जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। अगला फैक्ट है, राज्यपाल पद के लिए कौन सी 2 योग्यताएं दी गई हैं? पहला है, प्रथम वह भारत का नागरिक हो और दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये 2 योग्यताएं राज्यपाल पद के लिए दी गई हैं कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला फैक्ट है, अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए आवश्यक अन्य कौन कौन सी शर्तें दी गई हैं? तो ये शर्तें हैं, राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा तथा कोई लाभ का पद धारित नहीं करेगा। अगला है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 156 के अंतर्गत। अगला तथ्य है, राज्यपाल सामान्यतया अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक पद पर बना रह सकता है या पद धारण करता है? तो ये 5 वर्ष तक के लिए होता है। अगला फैक्ट है, राज्यपाल को कौन 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भी उसके पद से हटा सकता है? तो वो है राष्ट्रपति। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि संसद को या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल को हटाने के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला फैक्ट है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को। वर्तमान में राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? तो इसको आप अपडेट करके देख सकते हैं। राज्यपाल का वेतन एवं भत्ता किस निधि से दिया जाता है? तो ये राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो ये उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये।
संविधान के अनुसार अपने आचरण के लिए राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। जो सीनियर जज होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अगला फैक्ट है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत या नॉमिनेट कर सकता है? तो एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। अगला फैक्ट है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला तथ्य है, किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यपाल विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करते हैं? तो साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा तथा सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में ये मनोनीत करते हैं। कौन? राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है किसको? तो ये राज्यपाल को है, अनुच्छेद 174 के तहत। अगला फैक्ट है, किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन की एक सत्र या सेशन की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो ये 6 माह से अधिक इसका अंतर नहीं होना चाहिए। जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के समक्ष कौन कौन से विकल्प होते हैं? तो राज्यपाल विधेयक पर अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अगला बिंदु है, राज्यपाल किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता? तो वो है धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें भी जाने के अंतर्गत श्रीमती सरोजिनी नायडू न केवल उत्तर प्रदेश की वरन भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थीं। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन दोनों लागू किया जाता है। श्रीमती सरोजिनी नायडू का कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल 1965 के पूर्व सदर रियासत पदनाम से जाना जाता था। 1970 में राष्ट्रपति द्वारा भगवान सहाय समिति का गठन राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए किया गया था। अगला फैक्ट है, भारत में सर्वप्रथम 1980 तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया था। रघुकुल तिलक 1981 में राजस्थान के बर्खास्त होने वाले पहले राज्यपाल थे। अगला फैक्ट है, किस प्रकार के विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करने के लिए बाध्य है? तो उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाले विधेयकों को। अगला है कि राज्य विधानमंडल के किसी सदन के किसी सदस्य की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल इस पे निर्णय करता है निर्वाचन आयोग की सलाह पर। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निर्योग्यता के प्रश्न का निर्णय यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 213 के तहत इसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है राज्यपाल को। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जबकि विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो तथा राज्यपाल की राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हों जिसमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो, तब वो अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन? राज्यपाल। अगला फैक्ट है, विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के कितने दिनों के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर वह समाप्त हो जाता है? तो ये 6 सप्ताह के भीतर।
किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 161 के तहत। और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है संविधान में। 161 के अंतर्गत राज्यपाल क्षमादान दे सकता है और अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किन विषयों के संबंध में है? ये जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अगला फैक्ट है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदित, जो कि 6 सप्ताह के भीतर आवश्यक होता है? तो ये राज्य विधानमंडल द्वारा। किसी राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? चांसलर कौन होता है? तो ये राज्य का राज्यपाल होता है। अगला फैक्ट है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत। राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार देता है। तो ये अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ये पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल ऐसे विधेयक को वापस कर सकता है कि इस पर पुनर्विचार करके पुनः प्रस्तुत किया जाए। अगला फैक्ट है, संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किंतु वास्तविक रूप में इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो ये राज्य की मंत्रिपरिषद करती है ऐसी शक्तियों का प्रयोग। अगला फैक्ट है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 163 में किया गया है, सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान। राज्य मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रीगण राज्य मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। अगला फैक्ट है, सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। कब वह अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? तो यहाँ पे जबकि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या बहुमत प्राप्त दल या दलों के संगठन का कोई निश्चित नेता न हो, तब राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निश्चित कर दिया गया है? तो ये 91वें संविधान संशोधन जो कि सन 2003 में हुआ था, उसके द्वारा निश्चित कर दिया गया है। 91वें संविधान संशोधन के बाद किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो कि मुख्यमंत्री सहित कितनी हो सकती है? तो ये विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। क्या आप जानते हैं टॉपिक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके लिए? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं। सही है, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन संपूर्ण भारत की पहली मुख्यमंत्री बनने वाली महिला थीं। भारत के किसी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थीं? तो वह है सुश्री मायावती थीं। भारत में सर्वाधिक समय तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री पद संभालने वाले व्यक्ति ज्योति बसु पश्चिम बंगाल से थे। अगला फैक्ट है, राज्यों के विधानमंडलों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 168 के तहत दिया गया है। राज्यों के विधानमंडलों के गठन के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 168। अगला फैक्ट है, राज्य विधानमंडल का गठन किससे मिलकर होता है या किन किन से मिलकर होता है? तो राज्यपाल और विधानसभा तथा विधान परिषद जो कि 2 सदन वाले राज्यों में विधान परिषद है से मिलकर राज्य विधानमंडल का गठन होता है। कौन कौन होते हैं इसमें? राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। वर्तमान में कुल कितने राज्यों में तथा किन में विधानमंडल द्विसदनीय है? राज्य तो ऐसे 6 राज्य हैं
जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर। राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है, अनुच्छेद 169 के तहत। वर्तमान में कुल कितने राज्यों में तथा किसमें किनमें विधानमंडल द्विसदनीय है? तो 6 राज्य थे। जब से जम्मू कश्मीर का विलय 370 हटाकर किया गया है, तो यहाँ पे अब आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। अगला तथ्य है, संसद किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने के लिए विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है। विधानसभा द्वारा ऐसा संकल्प किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए? विशेष बहुमत से, अर्थात अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अगला फैक्ट है, राज्य विधानमंडल के किस सदन को प्रथम सदन या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है? तो ये विधानसभा को कहा जाता है। भारत के किन 2 संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा स्थापित की गई है? दिल्ली तथा पुदुचेरी में। अगला फैक्ट है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये 500 सदस्य अधिक से अधिक हो सकते हैं। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिक कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक 500 सदस्य। कुल कितने राज्यों में तथा किन में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है? तो ये हैं 5 राज्य, जैसे सिक्किम 32 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी 40 और गोवा में 40 तथा पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। अगला फैक्ट है, किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे विधानसभा की 403 सीटें हैं। संघ शासित प्रदेश को छोड़कर सबसे कम विधानसभा सदस्यों वाला राज्य सिक्किम है, जहाँ पर 32 सीटें हैं, और संघ शासित प्रदेश को लेने पर सबसे कम विधानसभा सदस्य वाला राज्य कौन है? तो ये है पुदुचेरी, जहाँ पर 30 सीटें हैं। अगला फैक्ट है, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ये वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सदस्य होता है, विधायक होता है, वो प्रत्येक 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है अपने क्षेत्र की। वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर ही अभी तक इसका आकलन किया जाता है कि किस विधानसभा क्षेत्र में कितनी सीटें हों। वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण जो है 1971 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है और ये परिवर्तित होगा 2026 में। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि सन 2026 तक प्रत्येक विधानमंडल में स्थानों की संख्या यथावत रहेगी? तो ये 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि सन 2001 में हुआ था, के द्वारा निर्धारित किया गया है। अगला फैक्ट है, राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है अनुच्छेद 333 के अंतर्गत, जबकि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत नॉमिनेट कर सकता है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। किस राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा में 2 महिला सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो ये जम्मू कश्मीर का। विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 332 के अंतर्गत दिया गया है। अगला फैक्ट है, देश के संसदीय इतिहास में पहली बार 4 फरवरी 1982 को
ऐसा अवसर आया जब केरल विधानसभा के अध्यक्ष ने अपना निर्णायक मत देकर वहां की सरकार को अपदस्थ होने से बचा लिया था। इम्पॉर्टेंट है ये। अगले अगले कुछ तथ्य हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हैं। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला फैक्ट है, विधानसभा सदस्य के लिए कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो तथा ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो संसद की विधि द्वारा नियत किया गया है। अगला फैक्ट है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसकी सिफारिश पर राज्यपाल 5 वर्ष के पूर्व भी विधानसभा को भंग कर सकता है? तो ये मुख्यमंत्री की सलाह पर, उसकी सिफारिश पर 5 वर्ष से पहले भी इसे भंग कर सकता है। किसको? विधानसभा को। आपातकाल के समय संसद विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो ये 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। अगला फैक्ट है, राज्य विधानमंडल के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो ये विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यों में विधान परिषद को उच्च सदन और केंद्र में राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला फैक्ट है, भारत के किसी राज्य विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति किस प्रकार की जा सकती है? तो ये राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर, जैसा उस समय ठीक हो ऐसा संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा किया जा सकता है। राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा किया जा सकता है। भारत के किसी राज्य विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति। अगला फैक्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और समापन हेतु प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 169 अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के सृजन के संबंध में एवं उसके समापन की प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है अनुच्छेद 169 में। अगला तथ्य है, राज्य विधानमंडल का वह कौन सा सदन है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो वो है विधान परिषद। विधानसभा में प्रस्तुत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वो करता है विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये विधानसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगला फैक्ट है, विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये विधानसभा के सदस्य अपने लोगों में से ही ऐसे अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला फैक्ट है, विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये उपाध्यक्ष को देता है। क्या त्यागपत्र? विधानसभा किस प्रकार के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा सकती है? तो ये साधारण बहुमत से उनके पद से हटा सकती है। अगला फैक्ट है, किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, किंतु अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसलिए यहाँ पे ये अब महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। विधानसभा के भंग हो जाने पर भी विधानसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहता है? नई विधानसभा की पहली बैठक तक वह अपने पद पर बना रहता है। कौन? विधानसभा अध्यक्ष। अगला फैक्ट है, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल राज्य के विधान परिषद को कब समाप्त कर दिया गया? तो ये 1969 में समाप्त कर दिया गया था। क्या? विधान परिषद के पद को। आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को 1985 में समाप्त कर दिया गया था। कब इसे पुनः स्थापित कर दिया गया था? तो ये सन 2007 में। अगला फैक्ट है, 1956 में कुल कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी? तो ये 5 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी। इनमें है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर।
विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 171 के तहत दिया गया है। विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 171। किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये होती है उस राज्य में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 तक अधिकतम संख्या हो सकती है, 1/3 तक, 1/3। वह न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है जो किसी राज्य की विधान परिषद में हो सकती है? तो वो होती है 40 सदस्य न्यूनतम। वह कौन सा राज्य है जिसके विधान परिषद सदस्यों की संख्या 40 से कम 36 है? तो वह है जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक विधान परिषद सदस्यों वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कितने विधान परिषद सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 100 सदस्य। विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? तो ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन होता है किस पद्धति से? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। अगला फैक्ट है विधान परिषद के 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है तथा शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन कौन सा निर्वाचक मंडल इन सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो इनमें है विधानसभा सदस्यों जो कि 2 स्थानीय निकायों से पहला है विधानसभा सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है, स्थानीय निकायों को शामिल किया जाता है, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल होता है तथा स्नातकों का निर्वाचक मंडल होता है। विधानसभा के सदस्य विधान परिषद में लगभग कितने सदस्यों को निर्वाचित करते हैं? तो 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। अगला फैक्ट है अध्यापकों एवं स्नातकों द्वारा समान संख्या में विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। उनके द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या लगभग कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या का 12वां भाग, 1/12 भाग होती है। अगला फैक्ट है राज्यों की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं आपके लिए जो कि राज्यों की संचित निधि से संबंधित हैं। तो पहला फैक्ट है राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। दूसरा है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद वाले राज्य की दशा में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। तीसरा बिंदु है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों के संबंध में जो खर्च आता है वो भी राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ऐसे ऋण तथा उसके ब्याज आदि जिसका दायित्व राज्य पर है तथा किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियाँ। अगला फैक्ट है कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा इस प्रकार भारित या घोषित किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है जो कि अनुच्छेद 112 के खंड 3 के अंतर्गत समाहित किया गया है। अगला फैक्ट है राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार मनोनीत किया जाता है? तो इसमें साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा तथा सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में जो व्यक्ति महारत हासिल करते हैं उनको राज्यपाल नियुक्त करता है। विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह है 30 वर्ष। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे राज्यपाल भंग या विघटित नहीं कर सकता है, किंतु इसके कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? तो 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश पर चले जाते हैं या ग्रहण कर लेते हैं। अगला तथ्य है राज्य विधानमंडल के किस सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? तो ये होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सभापति
चेयरमैन और उपसभापति डिप्टी चेयरमैन का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है विधान परिषद अपने सदस्यों में से ही करता है। अगला फैक्ट है, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है और सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये उपसभापति को देता है, यानी एक दूसरे को ही अपना त्यागपत्र देते हैं सभापति व उपसभापति। अगला फैक्ट है, विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को किस प्रकार के बहुमत से संकल्प पारित कर उनके पद से हटा सकती है? तो ये साधारण बहुमत से उनके पद से हटा सकती है। अगला फैक्ट है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यताओं के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 191 तथा 192 के तहत दिया गया है। अगला फैक्ट है, अनुच्छेद 191 के अनुसार जब कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य होने के लिए अयोग्य होता है, जबकि वह कोई लाभ का पद धारण करता है या फिर विकृत चित्त है या दिवालिया है या भारत का नागरिक नहीं है या किसी संसदीय विधि के तहत अयोग्य है या दल बदल के अधीन अयोग्य है, ऐसी योग्यताएं दी गई हैं। किसके लिए? अनुच्छेद 191 के अनुसार जब कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य होने के लिए अयोग्य होता है, तो ये अयोग्यताएं यहाँ पे दी गई हैं। अगला तथ्य है, विधानसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय कौन करता है? अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो ये लेता है राज्यपाल। अगला तथ्य है, विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय करने के पहले राज्यपाल किसकी राय लेता है और तदनुरूप कार्य करता है? तो ये निर्वाचन आयोग की राय लेता है, तत्पश्चात उसके आगे का डिसीजन लेता है। दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता के बारे में प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो ये 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में किया गया था के द्वारा किया गया है। अगला फैक्ट है, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो जैसी उस समय स्थिति हो, अध्यक्ष या सभापति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल में सदस्यों के स्थानों की रिक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 190 के तहत। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि संसद में स्थानों की रिक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 101 में दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे नियत अवधि के भीतर एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के विधानमंडल में अपने स्थान को खाली कर देना चाहिए, रिक्त कर देना चाहिए। अन्यथा ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडल से उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 190 के खंड 2 में। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति के लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो ये अनुपस्थित के दिन हैं 60 दिनों तक। यदि वो लगातार अब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता राज्य विधानमंडल से समाप्त हो जाती है। अगला फैक्ट है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल शपथ दिलाता है। एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन राज्य विधानमंडल का होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच कितने दिन से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ये 6 माह से अधिक समय या अंतराल नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 174 में कहा गया है। अगला फैक्ट है, राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों का अधिवेशन मीटिंग बुलाने, उसको स्थगित करने तथा सत्रावसान करने का कार्य कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा का विघटन कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है।
और किसी राज्य विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कौन करता है? तो ये विधानसभा का अध्यक्ष करता है। अगला फैक्ट है, राज्य विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए सदस्यों की कम से कम संख्या या गण पूर्ति कितना होना चाहिए? तो ये 10 सदस्य या सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य, दोनों में से जो अधिक हो वही यहाँ पे लागू हो जाएगा। अगला फैक्ट है, राज्य विधानमंडल को किन किन सूचियों में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो इसमें यानी राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर ध्यान देने योग्य है कि समवर्ती सूची पर संसद को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में। प्रश्नानुसार राज्य विधानमंडल के विषय में पूछा गया है कि ये किन वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार इसको दिया गया है? तो इसको राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। अगला फैक्ट है, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो ये होती है विधानसभा के प्रति। अगला फैक्ट है, अविश्वास प्रस्ताव विधानमंडल के किस सदन में लाया जा सकता है? तो ये लाया जा सकता है विधानसभा में। राज्य विधानमंडल के किस सदन के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो ये लेते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला फैक्ट है, विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के बारे में राज्य विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये अनुच्छेद 211 के तहत लगाया गया है, रोक लगाई गई है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि संसद में चर्चा पर निर्बंधन अनुच्छेद 121 में लगाया गया है। अगला फैक्ट है, साधारण विधेयक को राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये कहा गया है अनुच्छेद 196 में। अगला फैक्ट है, कोई साधारण विधेयक जिसे विधान परिषद ने पारित कर विधानसभा को भेजा है, विधानसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर ऐसा विधेयक समाप्त हो जाता है। अगला फैक्ट है, विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक कितनी अवधि तक विधान परिषद में पड़े रहने पर विधानसभा उसे पुनः पारित कर सकती है? तो ये 3 माह तक यदि वो ऐसा विधेयक पड़ा रहता है तो उसे विधानसभा पुनः पारित कर देती है या कर सकती है। अगला फैक्ट है, विधान परिषद द्वारा दूसरी बार पारित कर विधान परिषद को भेजा गया साधारण विधेयक कितने समय तक उसके द्वारा पारित न किए जाने पर दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है? तो ये 1 महीने तक यदि पारित नहीं किया जाता है तो ये दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ मान लिया जाता है। अगला फैक्ट है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कुल या अधिकतम कितनी अवधि तक अपने पास रोक सकती है? तो ये अधिकतम 4 माह तक अपने पास रोक सकती है। कौन? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को। अगला फैक्ट है, संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक गतिरोध की दशा में संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि राज्यों में किसी विधेयक पर विचार हेतु संयुक्त बैठक का प्रावधान ही नहीं है। अगला फैक्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, राज्यों में इसका निर्णय कौन करता है? तो ये करता है विधानसभा का अध्यक्ष। विधान परिषद में लंबित विधेयक पर विधानसभा के विघटन का क्या प्रभाव होता है? तो यदि विधानसभा में विधेयक पहले ही पारित कर दिया है
तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, किंतु यदि विधानसभा ने उसे पारित नहीं किया है तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। अगला फैक्ट है, विधानसभा में लंबित विधेयक पर विधानसभा के विघटन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये विधेयक समाप्त हो जाता है, ऐसा विधेयक समाप्त हो जाता है। अगला फैक्ट है, धन विधेयक को राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसकी सिफारिश पर धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये राज्यपाल की सिफारिश पर किसी विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर। अगला फैक्ट है, धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने दिनों के भीतर विधानसभा को वापस लौटा देना चाहिए? तो ये 14 दिन के भीतर विधानसभा को वापस लौटा दिया जाना चाहिए। अगला फैक्ट है, यदि विधान परिषद 14 दिन के भीतर धन विधेयक को विधानसभा को वापस नहीं लौटाती है तो इस पर क्या प्रभाव होता है? तो यहाँ धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। अगला फैक्ट है, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेदों में दिया गया है? तो ये भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 में दिया गया है। वर्तमान में कुल कितने संघ शासित राज्य क्षेत्र हैं? तो ये हैं 7। दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर भी संघ शासित के अंतर्गत, और लद्दाख। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप अपडेट कर लीजिएगा, इसलिए इस तथ्य को अभी आप छोड़ दें। अगला फैक्ट है, मूल संविधान में अनुसूची 1 के तहत कुल कितने प्रकार के राज्यों का उल्लेख था? तो ये 4 प्रकार के हैं, यथा A, B, C तथा D। मूल संविधान में अनुसूची जो 1 दी गई है उसमें कितने प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है? उसमें 4 श्रेणी के राज्य हैं, A, B, C तथा D। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? ये थे न्यायमूर्ति फजल अली। इन्हीं की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया सन 1953 में। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1956 में पारित किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कौन सा संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया था? तो ये था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अगला फैक्ट है, राज्यों के पुनर्गठन के बाद कुल कितने राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए? तो ये कुल 14 राज्य तथा 5 संघ शासित राज्य बनाए गए, गठित किए गए। अगला फैक्ट है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति किसी संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों का संचालन किसके माध्यम से करता है? तो ये प्रशासक के माध्यम से ऐसा संचालन करता है। क्या आप जानते हैं टॉपिक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं? किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होता है, लैप्स नहीं होता है। किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित विधेयक जिसको विधानसभा ने पारित नहीं किया है, विधानसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है। यहाँ पर व्ययगत नहीं है, व्यपगत नहीं होता है। किसी राज्य की विधानसभा में लंबित विधेयक तथा विधानसभा द्वारा पारित किंतु विधान परिषद में लंबित विधेयक विधानसभा के विघटन पर व्यपगत या समाप्त हो जाता है। अगला फैक्ट है, किसी सीमावर्ती राज्य के किस पदाधिकारी को किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है? तो ये राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है वहाँ का प्रशासक। कौन नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। अगला फैक्ट है, दिल्ली के प्रशासक को किस पद नाम से जाना जाता है? तो
से दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो कहते हैं मुख्य आयुक्त। किस राज्य का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक होता है? तो वो होता है पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त या प्रशासक होता है। दमन और दीव का भी प्रशासनिक कार्य कहाँ का प्रशासक देखता है? तो वो देखता है दादरा और नागर हवेली का। वो कौन कौन से 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं जहाँ विधानसभा तथा मंत्री परिषद का प्रावधान है? तो वो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR दिल्ली तथा पुदुचेरी। NCR दिल्ली तथा पुदुचेरी ये 2 क्षेत्र हैं। अगला फैक्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 का संविधान में जोड़ा गया? तो ये 14वें संविधान संशोधन जो कि सन 1962 में आया के द्वारा ऐड किया गया, जोड़ा गया। अगला फैक्ट है, पुदुचेरी में विधानसभा तथा मंत्री परिषद का सृजन संसदीय विधि द्वारा किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को इसके लिए शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 239 का के तहत, 239A के तहत। अगला फैक्ट है, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बारे में विशेष प्रावधान किन अनुच्छेदों के तहत दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 239 डबल ए तथा 239 का खा यानी AB के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 क तथा अनुच्छेद 239 क ख को जोड़ा गया है? तो ये 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 क तथा अनुच्छेद 239 क ख को जोड़ा गया है? ये 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा ऐड किया गया है। वर्तमान में दिल्ली का आधिकारिक नाम क्या है? तो ये है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, NCR भी कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। किस संविधान संशोधन द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए विधानसभा तथा विधान परिषद का प्रावधान किया गया है? तो ये 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा किया गया है यह प्रावधान। अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। दिल्ली विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 70 विधानसभा सदस्य हैं वहाँ पर दिल्ली में। अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा को राज्य सूची में वर्णित किन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार नहीं है? तो ये हैं लोक व्यवस्था जो कि प्रविष्ट 1 के अंतर्गत है और पुलिस प्रविष्ट 2 के अंतर्गत दी गई है तथा भूमि प्रविष्टि 18 पर है। तो इन 3 बिंदुओं पर दिल्ली की विधानसभा को राज्य सूची में जो ये वर्णित हैं तीनों विषय, इन पर विधि बनाने का अधिकार नहीं है। ये विधि बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। एक तो लोक व्यवस्था, दूसरा पुलिस और तीसरा वहाँ की भूमि विधियों से संबंधित कानून ये केंद्र सरकार बनाती है, ना कि वहाँ की विधानसभा। अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 54 में संशोधन करके इन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य बनाया गया है? तो ये 70वें संविधान संशोधन जो कि 1991 में आया था के अंतर्गत सदस्य बनाया गया है। सॉरी। अगला फैक्ट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये है राष्ट्रपति। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहाँ के नहीं, पूरे भारत का राष्ट्रपति होता है ना, तो
दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शेष भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति वहाँ के राज्यपाल करते हैं। दिल्ली मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये कुल सदस्य संख्या का 10% अथवा 7 मंत्री, यानी वहाँ पे 70 विधायक चयनित होते हैं तो उनका 10%, तो 7 मंत्री हो जाएंगे। अगला है, दिल्ली का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि वहाँ के उपराज्यपाल के। अगला फैक्ट है, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम के तहत पुदुचेरी में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? तो ये संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के तहत किया गया है। पुदुचेरी विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो वहाँ पे कुल 30 सदस्य हैं। अगला फैक्ट है, भारत के किस राज्य की विधानसभा में सबसे कम सदस्य हैं? तो ये पुदुचेरी विधानसभा में है 30 सदस्य केवल। पुदुचेरी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा सदस्यों को कब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो ये किया गया 1992 में 70वें संविधान संशोधन द्वारा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी के उपराज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो ये अनुच्छेद 239 खा के तहत। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की पावर, शक्ति दी गई है। विधानसभा के पुनः समवेत होने के कितने दिनों बाद अध्यादेश विधानसभा द्वारा अनुमोदित न होने पर समाप्त हो जाता है? तो ये 6 सप्ताह में यदि वह अनुमोदित नहीं होता है तो समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम, रेगुलेशन बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये अनुच्छेद 240 के तहत दी गई है ऐसी शक्ति। किस अनुच्छेद के तहत संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 241 के तहत ऐसा अधिकार दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1966 ईस्वी में की गई थी। किसकी स्थापना? दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में की गई थी। वो कौन सा एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो वो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, NCR दिल्ली। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त है? तो वो है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को। अगला फैक्ट है, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन है? तो केरल उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन है। कौन? संघ राज्य क्षेत्र जो कि लक्षद्वीप है, वो केरल हाई कोर्ट के अधिकारिता में आता है लक्षद्वीप। चेन्नई उच्च न्यायालय को किस संघ राज्य क्षेत्र पर भी अधिकारिता प्राप्त है? तो वो है पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र पर अधिकारिता प्राप्त है चेन्नई उच्च न्यायालय को। अगला फैक्ट है, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली 2 ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिन पर एक ही उच्च न्यायालय की अधिकारिता है। वह उच्च न्यायालय कौन है? तो ये है मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई हाई कोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो ये आता है कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। कौन? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला फैक्ट है, उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर में अस्थायी न्यायपीठ है, यानी कोलकाता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर में एक अस्थायी न्यायपीठ भी बनी हुई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक न्यायपीठ लखनऊ है और इसकी मुख्य न्यायपीठ इलाहाबाद में बनी हुई है। तो हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया मेरा चैनल KDGS पॉइंट सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रगणों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी मेरे वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें।
धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।